हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेट्स। यानी 11th क्लास की जो मैथ्स बुक है उसका पहला चैप्टर है वो है सेट्स। होता क्या है सेट्स, किस तरीके से हम एक सेट को डिफाइन करें, किस तरीके से हम एक सेट को रिप्रेजेंट करें, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेट से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ या इस वीडियो में भी कुछ देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहे तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ जो कंसेप्ट जीरो लेवल से अप टू द टॉप लेवल जो हमारे इस सेट्स के रिलेटेड कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि सेट क्या है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है नंबर सिस्टम के, नंबर सिस्टम पे जो वीडियो बनाया है आप उस नंबर सिस्टम की वीडियो को देखिए ताकि आपकी जो बेसिक नॉलेज जो सेट्स में इन्वॉल्व होंगे वो आप क्लियर करिए, उसके बाद ही सेट्स पे आइए। तो आज हम देखेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम सेट को डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इस वीडियो में हम सिर्फ दो चीज़ें सेट्स की पढ़ेंगी, एक तो डेफिनेशन ऑफ द सेट एंड सेकंड वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। यानी किस तरीके से हम सेट को डिफाइन करेंगे और किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात करेंगे सेट की डेफिनेशन की, सेट की डेफिनेशन होती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स या एलिमेंट्स। अब बात है कि अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये कलेक्शन है। अब कौन सी कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब मसला है कि ये वेल डिफाइंड होता क्या है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेरी गिवन कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारी कलेक्शंस हैं और इन कलेक्शंस में मुझे देखना है कि सेट कौन सा है और सेट कौन नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस कलेक्शन में वेल डिफाइंड कौन है और कौन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी उसको हम सेट कहेंगे, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी उसको हम सेट नहीं कहेंगे। अब मसला है कि वेल डिफाइंड होता क्या है, किस तरीके से हम देखेंगे कि मेरी कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो ध्यान रखिए, इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझाने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो वेल डिफाइंड की मीनिंग है वो है कि हमारे पास जो भी सेट्स इन्वॉल्व होंगे एक गिवन कलेक्शन पे, उन सेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यानी एक सेट दूसरे सेट के साथ एग्री करना चाहिए। ठीक है, वहां पर एक और दूसरे सेट में आपस में कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल समझ नहीं आया? अब यहां पर देखिए, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं कि मेरी कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। मेरे पास एक क्लास 11th की बात करूं, मेरे पास एक क्लास 11th है। ठीक है, अब इस क्लास 11th में मान लीजिए मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है इस क्लास 11th की वो है 20 स्टूडेंट्स। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस 20 से मैं एक कलेक्शन लिख रहा हूं। आप मुझे बताएं, एक कलेक्शन बनाइए। मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, आप अपने रफ पे, आप अपने कॉपी पे डिफरेंट कलेक्शंस बनाइए। एक कलेक्शन, दो कलेक्शंस में बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स आप दो कलेक्शंस बनाइए। एक कलेक्शन बनाइए कि इस कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि वो क्लास 11th के हैं। बेटा आप अपने रफ कॉपी निकालिए और एक कलेक्शन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th लिखिए। मान लीजिए इस क्लास में मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम है ए, दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम है बी, तीसरा स्टूडेंट है उसका नाम है सी। मैं इस ए को बता रहा हूं कि इस कलेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या है, इस कलेक्शन में क्या आएगा।
वो कलेक्शन देखेगा कि बोल रहा है कि कलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास है। तो मैं बताऊं कि बता बेटा ए मुझे बताए क्लास 11 में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो यहां पर स्ट्रंग देखेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, तो वो आंसर में क्या लिखेगा 20 स्टूडेंट्स। और मैं बी स्टूडेंट को बता रहा हूं बेटा बी मुझे बताए टोटल क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 11th में कितने हैं। वो भी यहां पर स्ट्रेंथ देखेगा, बोला सर वहां पर भी 20 स्टूडेंट्स ही है। जब मैं सी स्टूडेंट को बोलूं जब आप मुझे बताए बेटा इस क्लास 11th में इस कलेक्शन में क्या आएगा, वो भी यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहा है कि 11th क्लास में कितने हैं, वो भी बताएगा सर इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। यानी यहां पर डिफरेंट सेट बने, ए सेट, ए स्टूडेंट ने ए सेट बनाया, बी स्टूडेंट ने बी सेट बनाया, सी स्टूडेंट ने सी सेट बनाया। 3 डिफरेंट सेट्स हैं, लेकिन आप देखिए हर एक कलेक्शन में सेम क्वांटिटी है। यानी ये ए एग्री कर रहा है हाँ बी भी ठीक है, बी एग्री कर रहा है हाँ ए भी ठीक है, ए कर रहा है एग्री सी भी ठीक है, सी एग्री कर रहा है बी भी ठीक है। यानी जो दरमियान इस कलेक्शन पे जो भी सेट्स बने उसमें एग्रीमेंट है। यानी एग्रीमेंट इन द सेंस ए एग्री कर रहा है बी ठीक है, बी एग्री कर रहा है नहीं ए भी ठीक है, ए एग्री कर रहा है सी भी ठीक है, सी एग्री कर रहा है बी भी ठीक है। यानी यहां पर सेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इस टाइप ऑफ कलेक्शन को हम कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर मान लीजिए दूसरी कलेक्शन है मेरे पास जिसमें मुझे बताना है, सेकंड कलेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आगे बहुत ही एग्जांपल्स जो आपको मिलेंगे उससे क्लियर हो जाएगा इससे, लेकिन यहां पर कोशिश करिए समझने की। अगर दूसरी कलेक्शन में बताऊं कि आप लिखिए नेम्स ऑफ फर्स्ट 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अब दूसरी कलेक्शन में क्या करना है, मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट आपको सेट बनाने हैं इस कलेक्शन पे। इस कलेक्शन में क्या है, नेम्स ऑफ फर्स्ट 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। मान लीजिए इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां तक 30 स्टूडेंट्स है। मान लीजिए ये 20 स्टूडेंट्स मान लीजिए है, और मुझे बताने हैं कलेक्शन में बता रहा हूं कि मैं ए स्टूडेंट को उठा रहा हूं। आप मुझे बेटा बताए कि इस क्लास में जो 20 स्टूडेंट्स है उनमें सबसे इंटेलिजेंट फर्स्ट 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बताए। ए सेट बता रहा है सर बी भी है, सी है और डी है। ये 3 स्टूडेंट्स इस क्लास 11th में ऐसे हैं जो सबसे इंटेलिजेंट है। तो ठीक ए में बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट बी को उठा रहा हूं, बेटा आप बताए आपके हिसाब से इस कलेक्शन में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन है। वो बताए सर मेरे हिसाब से बी इंटेलिजेंट नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, कोई और इंटेलिजेंट है। वो बताएगा मेरे हिसाब से सी भी इंटेलिजेंट नहीं है, मेरे हिसाब से ए सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एफ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और जी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और मैं तीसरे स्टूडेंट सी स्टूडेंट को उठाऊं, आप बेटा बताए कि इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है। वो बताएगा सर वहां पर मेरे हिसाब से ये दोनों गलत है, मेरे हिसाब से एच आई जे वाले स्टूडेंट्स जो है ये 3 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। यानी ये एक भी कलेक्शन, लेकिन इस कलेक्शन में जब मैंने डिफरेंट सेट्स बनाए, डिफरेंट सेट कलेक्शन फॉर्म की, अब इसमें ए सेट बता रहा है नहीं मेरे हिसाब से बी गलत है, बी बता रहे नहीं मेरे हिसाब से सी गलत है, सी कह रहा है नहीं मेरे हिसाब से बी गलत है। यानी इनके बीच में ए एग्री नहीं कर रहा है कि बी ठीक है, बी एग्री नहीं कर रहा है कि सी ठीक है। यहां पर इन सेट्स के बीच में, इन कलेक्शन के बीच में एग्रीमेंट है ही नहीं, कंट्राडिक्शन है।
और जिस कलेक्शन में कंट्राडिक्शन पैदा हुई ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इसमें ये चीज जो है ना, ये कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, लेकिन इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे, इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड होता है वो कलेक्शंस जिनके बीच में एग्रीमेंट हो, जिनके बीच में कंट्राडिक्शन नहीं हो। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ये वो एग्रीमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट है कि बी कह रहा है हाँ मेरे हिसाब से बी भी सही है, ए कह रहा है बी सही है, बी कह रहा है नहीं ए भी सही है, ए कह रहा है नहीं सी भी सही है, सी कह रहा है नहीं ए भी सही है। यानी इनके बीच में एग्रीमेंट है, ए एग्री कर रहा है बी सही है। यहां पर देखिए ए एग्री कर रहा है, एग्री कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहां पर कंट्राडिक्शन है, ए कह रहा है मेरे हिसाब से बी गलत है, बी कह रहा है नहीं ए ही गलत है। तो यहां पर कंट्राडिक्शन हुई। जिस कलेक्शन में कंट्राडिक्शन पैदा हुई ना, उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे बेटा। यहां पर देखिए इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे, इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, लेकिन इस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे, इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। आई होप कि आपको ये वेल डिफाइंड वाला जो किस्सा है ये समझ आया होगा। ठीक है, आगे और एग्जांपल्स जब आप एक्सरसाइज पे पूछोगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा और एग्जांपल्स मिलेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सेट कौन सी कलेक्शन सेट है, कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे a set is a well defined collection of distinct objects, elements and members। यानी इसमें एक कलेक्शन आएगी जो वेल डिफाइंड होगी, जिनके बीच में एग्रीमेंट हो। और कलेक्शन किसकी होगी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स की। यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी सेम ऑब्जेक्ट्स इसमें नहीं होंगे, सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे इस कलेक्शन में। अब बहुत सारी, अब ये कलेक्शन आपके पास आई, अब आपको ये भी पता है कि कौन सी कलेक्शन सेट है, वेल डिफाइंड है। अब मसला है कि इस कलेक्शन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से लिखे, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करें। तो हमारे पास बेटा 3 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस होती है जिसके जरिए हम अपनी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी कलेक्शन को डिफाइन करते हैं, हम अपनी कलेक्शन को दिखा रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस है हमारे पास सेट्स में। तो दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है इसमें वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट हमारी सेट थ्योरी का दूसरा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है, मान लीजिए एक सेट है ए, और इससे पहले कि मैं बताऊं कि जिस सेट को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली यूजुअली हम कैपिटल लेटर से सेट को दिखा रहे हैं, यानी अपनी कलेक्शन को कैपिटल लेटर से दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स अगर हमने वेरिएबल यूज किए तो मोस्टली हम स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट सेट के दिखा रहे हैं, मोस्टली यूजुअली बोल रहे हैं। बाकी आप कैपिटल में भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर देखिए मेरे पास मान लीजिए एक कलेक्शन है जिसमें है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। अब मेरे पास एक सेट है ए, एक कलेक्शन है ए जिसमें है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, और ये वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? इसमें 1 2 3 4, अब मैं किसी भी को बंदे को बोलूं जरा आप मुझे बताए सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, वो भी बोलेगा 1 2 3 4 अप टू 10। किसी और को बताऊं आप बताए नेचुरल नंबर्स के सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, वो बताएगा सर 1 2 3 4 अप टू 10। और किसी कितने भी बंदों को बोले कि आप इस कलेक्शन के बारे में बताए कि इस सेट में क्या आएगा, तो सारे आंसर बताएंगे 1 2 अप टू 10, क्योंकि यहां पर ये जो है ना ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहां पर ये आंसर जो है ना, इसका आंसर जो है ना वेरी नहीं हो रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकते हैं। अब यहां पर है a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10, यानी हमारे पास एक कलेक्शन है, हमारे पास एक सेट है, सेट है उसका नाम मैंने रखा ए, कैपिटल लेटर ए से मैंने इस सेट को डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस सेट ए में क्या है? नेचुरल नंबर्स अप टू 10।
ठीक है। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस में 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनके जरिए मैं अपने सेट को डिस्क्राइब कर रहा हूं, सेट को दिखा रहा हूं, सेट को डिफाइन कर रहा हूं। और फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब बेटा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? सिंपली जो आपके वर्ड्स की फॉर्म में जो हमारे इस कलेक्शन है, जो हमारा सेट है, वर्ड्स की फॉर्म में बोले, उसी फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं कि सेट ए है, इसमें है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। जो वर्ड्स मैंने बोले वही लिखे, सेट ऑफ नेचर। जो वर्ड्स इंग्लिश अल्फाबेट में से इंग्लिश से सेंटेंस में जो हम सेट डिफाइन करेंगे ना, उसी फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। यानी ये फॉर्म जो है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट। यानी इस तरीके से भी हम अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं मेरे पास एक सेट है ए, इसमें है सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। अब इसमें ए सेट है, एक कलेक्शन है, ए सेट है मेरे पास, जिसमें मैंने बोला कि इसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल हैं। मैं ए को बताऊं, जरा आमिर मुझे बताए, आप मुझे बताए सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो बताएगा सर ए ई आई ओ यू। वो दूसरे बताओ, आप बताओ बेटा कि आपके हिसाब से वावेल कौन है, वो भी बताएगा ए ई आई ओ यू। यानी जब भी मैं चेंज कर रहा हूं, किसी को भी पूछ रहा हूं ना, सेम आंसर आ रहा है। यानी ये भी एग्री कर रहा है ये ठीक है, ये भी एग्री कर रहा है हाँ ये ठीक है सर। तो यहां पर इसको हम सेट कह सकते हैं। तो ये एक सेट है मेरे पास, है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ए सेट है जिसमें है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो ये फॉर्म है ना, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ना, सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म यही दो हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उतने मतलब ज्यादा यूज नहीं होते। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ज्यादातर हमारे पास रोस्टर और वी से टेब्यूलर फॉर्म, यानी दूसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है ना, एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सीधे जो वर्ड्स में हम बोल रहे हैं ना, उस फॉर्म की, उस सेट की फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड वन है रोस्टर और टेब्यूलर फॉर्म। इसमें क्या है कि हम कलेक्शन ही बोल रहे हैं, हम सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं और उन एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं कामा से और विद इन द ब्रेसेस रख रहे हैं। मतलब मान लीजिए यही सेट है, ए सेट है जिसमें मुझे रिप्रेजेंट रखने हैं, यानी मुझे ए सेट में लिखना है। और अब इसमें मैं बोल रहा हूं टेब्यूलर फॉर्म, और टेब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसको हम लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं। यानी लिस्टेड के फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को रखते हैं। अब मुझे पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 में क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 अप टू 10। अब यहां पर देखिए मैंने इनको लिस्ट के फॉर्म में रखा और हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया कामा से और विद इन द ब्रेसेस रखा। इस फॉर्म को हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। यानी यहां पर हम अपने सेट को लिस्ट की फॉर्म में रख रहे हैं और जो भी उस लिस्ट में एलिमेंट्स आएंगे उनको सेपरेट कामा से करते हैं और विद इन द ब्रेसेस उसको रखते हैं, लॉन्ग ब्रेसेस। अब अगर यही सेट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, दूसरा सेट है ए जिसमें है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और मैं मान रहा हूं कि ए एक सेट है जिसमें है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स, और मुझे पता है वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मैंने एलिमेंट्स तो रखे ए ई आई ओ यू और विद इन द ब्रेसेस रखे। इस फॉर्म को हम कहते हैं, ये टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म है। किस चीज की? इस वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। बात समझ आ रही है? आई होप कि आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और आसान भी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है और जो स्टूडेंट्स को लग रही है कि ये टफ है, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। और आप वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे। बाकी आपको मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर इनकी डेफिनेशंस जो अच्छी तरह मिलेंगे। अगर किसी को डेफिनेशंस वगैरह या इनके नोट्स चाहे तो वो डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर लिखिए और व्हाट्सएप के थ्रू हम उसके नोट्स भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक और चीज मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है जिसमें है लेट एक सेट है ऐसे जिसमें मैंने रखा 1 2 3, ठीक है। यानी ये फॉर्म है, ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और जिनको सेपरेट किया कामा से और विद इन द ब्रेसेस रखा। यानी ये एक सेट है जो किस फॉर्म में है, टेब्यूलर या रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इस सेट के बदले ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू 3 1 2, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। हम ऑर्डर को उधर उधर कर सकते हैं, यानी सेट्स में हम 2 1 2 लिखे या 2 1 लिखे वो सेम ही होता है। यहां पर इस और इस सेट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ एलिमेंट्स मैटर कर रहा है कि एलिमेंट है क्या। आगे ये चीजें सारी चीजें जो है ना आपको पता चलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसके बाद जो तीसरी फॉर्म है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा, ध्यान रखिएगा। उससे पहले अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है A E I O U, ठीक है बेटा। अब ये एक सेट है, अब इस सेट में मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बताऊं, जरा मुझे बताइए बेटा ये सेट कौन सी फॉर्म है, तो आप सीधे बोलोगे सर ये लिस्ट फॉर्म में रखा गया है, सेपरेट कॉमा से किया गया है, ये टेब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा। ओके, अब मेरे पास है, मैं बताऊं कि A की बात कर रहा हूं, ये A है ना, ये एलिमेंट है किसका, A सेट का। ये A एलिमेंट है इस सेट A का। तो मैं कहूं कि A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब होता है कि ये जो A है ये एक एलिमेंट है जो किस सेट का, A का है। इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। यहां पर मैं कह सकता हूं A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब A जो है ये एक एलिमेंट है किस सेट का, A सेट का। अगर मैं लिखूं I बिलोंग्स टू A, इसका मतलब जो ये I है ये इस सेट A का एलिमेंट है, ठीक है बेटा। अगर मैं लिखूं क्या H इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो मैं लिखूंगा H डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसका मतलब H जो है ना ये इस सेट A का एलिमेंट नहीं है। यानी अगर मेरे पास एक कोई एलिमेंट है A, अब ये A एलिमेंट है किसी सेट का, अगर इसकी बात कर रहा हूं क्या मैं A बता सकता हूं A बिलोंग्स टू A? हाँ, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इस सेट A का है। ध्यान रखिए बेटा, अब मेरे पास एक एलिमेंट का होना या ना होना, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मेरे पास कोई सेट है A, ये एक सेट है और इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, मैं A बता रहा हूं, A एक एलिमेंट है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सेट या तो बिलोंग करेगा A को या डज नॉट बिलोंग्स टू A। दिस A बिलोंग्स टू दिस सेट A और दिस A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। यानी A एलिमेंट्स और सेट में हमारे पास जो कंडीशंस है, दो पॉसिबिलिटीज हैं इस एलिमेंट की, या तो ये एलिमेंट इस सेट का होगा या तो इस सेट में ये एलिमेंट नहीं होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या तो है, या तो ये इसमें होगा या तो नहीं होगा, दैट इज डिसजॉइंट, यानी दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब मेरे पास एक एलिमेंट है, या तो इस सेट में होगा या नहीं होगा, दोनों मत है, या होगा भी नहीं होगा भी। इज इट पॉसिबल? नहीं। उस ऐसी चीज को जो दोनों जो है एक साथ, मतलब उसमें बिलोंग नहीं होंगे, एक साथ एग्जिस्ट नहीं होंगे ना, दैट पॉसिबिलिटीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पर A बिलोंग्स टू A, एलिमेंट बिलोंग्स टू A और एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये दो पॉसिबिलिटीज है ना, इसको हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए जो तीसरी फॉर्म है ना, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है।
सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरी फॉर्म जो है, यानी इसके ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें क्या करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें इस फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन किस पे, एक एलिमेंट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पे। बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब हम कर रहे, हम एक जो भी हमारे पास एक सेट होगा, इस सेट में इन एलिमेंट्स की एक खास प्रॉपर्टी उठाकर उस खास प्रॉपर्टी पे हम एक फॉर्म बनाते हैं, हम इस सेट को डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल समझ नहीं आया, अभी आएगा समझ। अब मान लीजिए मेरे पास जो हमने अभी अभी एक सेट पढ़ा जिसमें मेरे पास है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू 10, और ये है सेट, ये भी हमने पढ़ा, दूसरी ये टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म है, ओके। और इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा, सेट ऑफ वॉवेल्स इन, सॉरी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ये दोनों सेट सेम है, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 है, इस फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, और इसमें हमने इसी चीज को नेचुरल नंबर के अप टू 10 ही को लिस्ट की फॉर्म में लिखा। तो ये सेट जो है ना, ये इसको हम टेब्यूलर फॉर्म कह रहे हैं, ये दोनों सेम है। अब यही कंडीशन अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने क्या बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक एलिमेंट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पे अपने सेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब अगर मैं लिखूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक सेट है A, इसमें x such that x belongs to n x greater or equal to 1 and less or equal to 10। मतलब क्या, अब यहां पर पहले समझिए, उसके बाद हम यही फॉर्म जो है ना ये टीन करेंगे। अब ये जो x होता है ना, ये होता है एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट। इन दो डॉट्स, या इस डॉट्स के बदले हम एक लाइन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये दोनों चीजें जो है ना, इनको हम कहते हैं सच दैट, यानी हमारा जो एलिमेंट है ये x, ये है क्या। अब इसको हम कहते हैं कि सेट एलिमेंट किस टाइप का है, एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और इसको यहां पर कामा नहीं, इसको यहां पर एंड कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो यहां पर इसमें एक एलिमेंट की खुसूसी प्रॉपर्टी, एक खास प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को उठाकर सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। यानी अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स मैंने नाम रखा जनरली में x। अब x में कोई भी वैल्यू आ सकता है, 1 2 3 4 अप टू 10। उसमें एक एलिमेंट है x, सच दैट, वो एलिमेंट है क्या, सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे n से बिलोंग कर रहे हैं, यानी नेचुरल नंबर से, और वो नेचुरल नंबर से हैं, लेकिन वहां पर x जो है ना, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा और लेस और इक्वल टू 10 होगा। यानी इसमें जो भी x वाले आएंगे वो आएंगे 1 से लेकर 10 तक, और वो सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर पे। यानी यहां पर हमने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को उठाया, क्या प्रॉपर्टी उठाई कि एक x है, यानी यहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे x जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और वो नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक है, 1 to 10। तो यहां पर इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर एक एलिमेंट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को उठाकर सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। यहां पर ये से ही फॉर्म है, ये फॉर्म इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये फॉर्म इसको हम टेब्यूलर फॉर्म कहते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये और ये तीनों सेम है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, इसको टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि आप मुझे बताए कि मेरे पास है an, मेरे पास
n एक नंबर सेट है जिसमें एलिमेंट है x और सच दैट ये x क्या है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर z से, ये बिलोंग कर रहा है z से, और ये z जो ये x जो है ना, यानी इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू -1 से होंगे और लेस देन 5 से होंगे। तो ये एक फॉर्म है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। अगर इसी को हम टेब्यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो मैं कहूंगा n एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है x और वो सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं और उनका रेंज कहां से है, -1 से और लेस देन 5 तक, यानी उसमें आएगा -1 क्योंकि लेस आर इक्वल टू है 0, -1 0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 5 है, यानी ये क्वांटिटी सेम है इस क्वांटिटी को। क्यों? क्योंकि इसमें आते हैं इंटीजर्स, इसमें आते हैं x, यानी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे इंटीजर्स होंगे और वो इंटीजर्स कहां से कहां लाई करेंगे, -1 से लेकर लेस देन 4 यानी 4 तक। ठीक है, तो ये और ये फॉर्म सेम है। अगर इसी को हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मैं लिखूंगा set of integers from -1 to 4। ये भी सेम, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे, इसको टेब्यूलर फॉर्म कहेंगे या रोस्टर फॉर्म कहिए, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। इन्हीं 3 रिप्रेजेंटेशन, इन्हीं 3 फॉर्म्स में हम अपने सेट को लिख सकते हैं, सेट को डिस्क्राइब करेंगे। ये पहले सिर्फ दो चीजें हमने सेट में पढ़ी कि सेट की डेफिनेशन क्या है और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। इसके बाद तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। लेकिन थोड़ी से यहां पर अगर हम देखें इससे पहले, आई होप कि आप वीडियो को पॉज करिए और ये नोट करिएगा। अब अगर हम देखें कि मेरे पास एक सेट है, अब आई होप कि सेट उसकी डेफिनेशंस वगैरह रिप्रेजेंटेशंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A, इस सेट में मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब मैं कहूं जरा मुझे बताए इसमें कितने एलिमेंट्स है। मैं कहूं 1 2 3 4 and 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैं कहूंगा इसमें 5 है। और जो ये 5 है ना, इसको हम कहते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। यानी मेरे सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट या कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अगर मैं बताऊं, जरा मुझे बताए ए सेट की कॉर्डिनलिटी क्या है, तो आप बताओगे कॉर्डिनलिटी यानी n ऑफ ए, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए जो है ना, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो आप बताओगे सर 5 है, तो मैं बताऊंगा हाँ ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आप बताओगे सीधे सर इसको हम बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए सेट या कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ठीक है, बहुत ही आसान है। और अगर हम लिखेंगे सेट को, यहां पर 1 2 3 4 5 है, हाँ आप 4 2 3 2 1 भी लिख सकते हो क्योंकि यहां पर ऑर्डर जो है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स करता है। ठीक है, और सेट की एक फॉर्म है कि यहां पर हम सेट को, यहां पर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, अब इस सेट में है 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस सेट में है 3 एलिमेंट्स 1 2 3। अगर मैं बताऊं क्या मेरे पास एक और सेट है बी, और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2। अब अगर हम देखें इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 5 एलिमेंट्स है। क्या ये और ये सेट सेम है? हाँ बिल्कुल सेट सेम है, क्योंकि हमारे सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये सेट यहां पर 3 एलिमेंट्स, यहां पर 1 2 3 1 2, यानी ये और ये सेट जो है ना, ये सेम सेट्स हैं। ठीक है, ये दोनों सेट्स जो हैं ये सेम सेट्स है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे सेट में ये प्रॉपर्टी है कि सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। अगर रिपीट की फॉर्म में लिखोगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो सेम ही रहेगा।
ठीक है, तो आई होप कि ये सभी समझ आया होगा। तो आज हमने पढ़ा है कि सेट की डेफिनेशन होती क्या है, और सेकंड वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, और तीसरी कॉर्डिनल नंबर या जिसको हम कहते हैं कॉर्डिनलिटी ऑफ ए सेट। ये तीन चीजें हमने आज डिस्कस की। आई होप कि ये सभी आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर वगैरह जो है लिख सकते हो, तो हम उस पर आपको ये नोट्स जो है सेंड कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।